नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के एक बहुत ही जरूरी हिस्से को समझने वाले हैं, मतलब केंद्र और राज्य सरकारों के बीच का रिश्ता। सोचिए, ये वो रूल बुक है जो तय करती है कि इतना बड़ा देश एक साथ मिलकर कैसे काम करेगा। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक सवाल जो हमेशा उठता है, अगर कभी केंद्र और राज्य के बनाए कानून एक दूसरे से टकरा जाएं तो फिर किसकी चलेगी, किसका कानून ज्यादा बड़ा माना जाएगा? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस स्थिति की जब कानून आपस में टकराते हैं। तो उस बड़े सवाल का जवाब क्या है? देखिए, हमारा संविधान इस बारे में बिल्कुल साफ साफ बताता है। आर्टिकल्स 251 और 254 कहते हैं कि अगर राज्य और केंद्र के कानून में कोई मतभेद होता है तो हमेशा हमेशा केंद्र का कानून ही लागू होगा। अब ऐसा क्यों? ताकि पूरे देश में नीतियां एक जैसी रहें, कोई कंफ्यूजन ना हो, मतलब राष्ट्रीय एकता को सबसे ऊपर रखा गया है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि केंद्र जब चाहे राज्यों के मामलों में कानून बना सकता है। नहीं, संविधान में कुछ खास हालात बताए गए हैं जब संसद राज्यों के लिए कानून बना सकती है। जैसे अगर दो या उससे ज्यादा राज्य खुद संसद से ऐसा करने को कहें, या फिर किसी अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करना हो, और हाँ, अगर कोई राज्य केंद्र के दिए गए निर्देशों को नहीं मानता तब भी संसद दखल दे सकती है। चलिए अब कानूनों से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पैसों की, मतलब देश का बंटवारा। ये केंद्र और राज्यों के बीच कैसे मैनेज होता है? और यहीं पर एंट्री होती है वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन की। आर्टिकल 280 के तहत बनी ये संस्था एक तरह से फाइनेंशियल रेफरी का काम करती है। इसका मुख्य काम ये सलाह देना है कि टैक्स से जो भी पैसा इकट्ठा हुआ है उसे केंद्र और राज्यों के बीच सही तरीके से कैसे बांटा जाए। अब ये जो टैक्स का बंटवारा है ये बड़ा दिलचस्प है। कुछ टैक्स जैसे स्टैंप ड्यूटी केंद्र वसूलता तो है, पर पूरा का पूरा पैसा राज्यों को मिल जाता है। दूसरी तरफ दो राज्यों के बीच होने वाले व्यापार पर टैक्स केंद्र इकट्ठा करके राज्यों में बांट देता है। और इनकम टैक्स जैसा बड़ा टैक्स वो तो केंद्र और राज्य दोनों में शेयर होता है। ये सिस्टम दिखाता है कि पैसों के मामले में भी सहयोग की भावना ही सबसे जरूरी है। अच्छा, सरकार का सारा पैसा दो मुख्य फंड्स में रखा जाता है। पहला है समेकित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड। इसे आप सरकार का मेन सेविंग्स अकाउंट समझ सकते हैं, जहां सारी कमाई जमा होती है। और दूसरा है आकस्मिक निधि या कंटिंजेंसी फंड। ये एक तरह का इमरजेंसी फंड है जिसे अचानक आई किसी मुसीबत के लिए अलग रखा जाता है। अब ये नंबर देखिए, 275। ये सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि वित्तीय संतुलन की कहानी का एक अहम हिस्सा है। ये है आर्टिकल 275 जो केंद्र सरकार को ताकत देता है कि वो उन राज्यों को खास ग्रांट्स यानी आर्थिक मदद दे सके जिन्हें इसकी जरूरत है। ये कुछ ऐसा है जैसे परिवार में कोई बड़ा किसी जरूरतमंद की मदद कर रहा हो ताकि कोई भी पीछे न छूटे। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं क्रेडिट, कर्ज और बजट की। आखिर सरकारें अपना काम चलाने के लिए पैसा उधार कैसे लेती हैं? क्या नियम है इसके? जब कर्ज लेने की बात आती है तो यहाँ भी शक्ति का पलड़ा थोड़ा केंद्र की तरफ झुका हुआ है। आर्टिकल 292 के मुताबिक केंद्र सरकार देश के अंदर या बाहर कहीं से भी कर्ज ले सकती है। वहीं आर्टिकल 293 कहता है कि राज्य सरकारें भी कर्ज ले सकती हैं, पर अक्सर उन्हें केंद्र सरकार की शर्तों या गारंटी पर ही ये मिलता है। इससे देश का वित्तीय अनुशासन बना रहता है। और अब आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, प्रॉपर्टी, अधिकार और मुकदमे। यहाँ हम ये देखेंगे कि सरकार सिर्फ एक शासन करने वाली बॉडी नहीं बल्कि एक ऐसी एंटिटी भी है जो प्रॉपर्टी खरीद सकती है और जिसे कानूनी तौर पर जवाबदेह भी ठहराया जा सकता है। तो सवाल उठता है कि सरकार के पास प्रॉपर्टी आती कहाँ से है? खैर, इसके कई रास्ते हैं। आज़ादी से पहले की जो संपत्तियां थीं वो सरकार को मिली। कोई लावारिस प्रॉपर्टी हो वो भी सरकार की हो जाती है। हमारे समुद्री सीमा के अंदर जो भी संसाधन हैं वो भी सरकार के हैं। और हाँ, सरकारी बिजनेस और कॉन्ट्रैक्ट से भी प्रॉपर्टी बनती है। और अब शायद सबसे जरूरी बात, आर्टिकल 300। ये कहता है कि सरकार पर मुकदमा किया जा सकता है। इसका मतलब बहुत गहरा है। इसका मतलब है कि सरकार कानून से बड़ी नहीं है। अगर सरकार की किसी कार्रवाई से किसी नागरिक को नुकसान होता है तो वो उसे अदालत में चुनौती दे सकता है। ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है, जवाबदेही। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? सार ये है कि हमारे संविधान ने केंद्र और राज्यों के बीच एक सहयोग और संतुलन का बेहतरीन सिस्टम बनाया है।
कानून बनाने में एक स्पष्ट हायरार्की है, पैसों के बंटवारे का एक तय ढांचा है, कर्ज लेने और प्रॉपर्टी रखने की शक्तियां भी साफ साफ बताई गई हैं, और सबसे बड़ी बात, कानूनी जवाबदेही सबके लिए है, चाहे वो केंद्र हो या राज्य। तो आज की इस चर्चा को हम इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। ये जो वित्तीय और कानूनी संतुलन संविधान ने बनाया है, ये असल में हमारे देश के विकास को, इसकी तरक्की की कहानी को किस तरह से प्रभावित करता है? इस पर सोचिएगा जरूर।